नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ में क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक में से एक मोस्ट टाइम पे चैप्टर नंबर 5.4 में हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं नदियों के बारे में। जी हाँ, नदियों के बारे में एक्चुअली हम लोग लास्ट अपनी सीरीज में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नदी, हिम नदी, वायुण और भौम जल के द्वारा जो बनने वाली या फिर जो उत्पन्न होने वाली स्थलाकृतियाँ होती है उनमें क्या खास बात होती है। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है सभी वनडे एग्जाम के लिए, राइट, और स्टेट पीसीएस के सभी एग्जाम के लिए आज का वीडियो मोस्ट टाइम पे है। दोस्तों कहते हैं ना कि 10 किताबों को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा किसी एक किताब को तरीके से पढ़ लेना। तो इस बुक को आप मार्केट से बाय करिए या फिर आप ऑनलाइन बाय करिए, वो आपकी हेडक है, कहाँ से आपको बाय करना है वो आप खुद करिए। लेकिन अब वीडियो देखते समय आपके हाथ में ये बुक होना बहुत ज़रूरी है। जो भी मोस्ट टाइम पे पॉइंट आपको बताए जाएंगे उन सभी को आप लोग हाईलाइट करते चलिएगा। अब मैं बिना वक्त गवाए स्टार्ट करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक मत करिएगा, अंत तक क्लास को देखिए। लगता है कि डिजर्व करती है ये वीडियो लाइक के तो ही लाइक करिए, अदरवाइज प्लीज़ 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 मत करिएगा। दोस्तों ये चैप्टर आपको मिलेगा पेज नंबर 146 पर। ओपन करिए इस पेज को। दोस्तों नदियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो भी आकृति होती है, जमीनी आकृति जितनी भी होती हैं, उसमें हमेशा नदियों के अंदर आपको मिलेगा अपर्दन। कोई भी स्थलाकृतियाँ बनने के लिए नदी के पास अपना खुद का अपर्दन होना चाहिए और नदी का एक परिवहन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नदी का कोई बहाव ही नहीं है, कोई परिवहन नहीं है, तो कभी भी नदी के द्वारा कोई भी स्थलाकृति नहीं बन सकती। और नदी का अपना होना चाहिए स्वयं का एक निक्षेपण क्रिया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि नदियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली स्थलाकृतियों में तीन चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है: अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। वनडे एग्जाम में खास तौर पे एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया के द्वारा नदियों के द्वारा स्थलाकृतियाँ उत्पन्न नहीं की जा सकती। अगर आपको तीनों के बारे में पता होगा तभी आप फोर्थ ऑप्शन जो काफ़ी ऑड होगा उसे आप लोग राइट आंसर के तौर पर टिक मार सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से हाईलाइट करना है। नदियाँ क्या होती हैं ये आपको अच्छे से मालूम होगा, पिछले सीक्वेंस में मैंने कवर किया था। इनफैक्ट आपको मैंने डिस्कस किया था दोस्तों, गंगा, यमुना, कोसी, बेतवा, सोन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पूर्व की साइड में बहने वाली रिवर और पश्चिमी साइड में बहने वाली रिवर की खास बात क्या होती है, राइट। और इन सब की लेंथ भी डिस्कस करी थी। और जितने हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो चाहें तो कमेंट कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखिएगा, रिवीजन है तो कॉन्फिडेंस है, तो रिवीजन करते रहिएगा। वीडियो को पॉज करके सबका आंसर आप मुझे कमेंट करिए। सबकी लंबाई, पूर्व वाली रिवर जितनी थी वो और पश्चिमी साइड में बहने वाली रिवर की कंप्लीट लंबाई। तो सब बात करते हैं यहाँ पे कि नदियों के द्वारा उत्पन्न स्थला रूप कुछ इस प्रकार से होता है। पहला आपका रूप होता है गार्ज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, कैनियन रूप। नदी के लंबवत कटाव क्रिया से हमेशा वी आकार की घाटी गार्ज एवं कैनियन के रूप में क्या होता है, विकसित होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बस केवल ये ध्यान रखना है कि जो वी आकार की घाटी होती है, ठीक है, वो किस रूप की होती है दोस्तों, वो बनती है आपकी गार्ज के द्वारा। किसके द्वारा, गार्ज के द्वारा। और इसमें हमेशा नदी के लंबवत कटाव क्रिया होगी, ध्यान रखिएगा। और जैसे कोलोरेडो नदी पर ग्रैंड कैनियन। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जलप्रपात। जब नदियों का जल ऊंचाई से, ध्यान रखिएगा, ऊंचाई से खड़े ढाल पर या फिर खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को इस्तेमाल करती है, यहाँ पे कोई जल बह रहा है, अचानक से वो नीचे गिर रहा है बहुत ही वेग के साथ, इसे हम बोलते हैं जलप्रपात। थोड़ा सा विचार करिए, सोचिए, मंथन करिए, जलप्रपात के इमेज को गूगल से सर्च करिए और ध्यान से देखिएगा, या फिर आप एक काम करिए वीडियो सर्च कर लीजिएगा। जब कठोर सैलों का ढाल नदी के साथ होता है दोस्तों, इसके द्वारा जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं क्या, शिप्रिका। शिप्रिका आपको इतना आवश्यक नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना है कि जलप्रपात क्या होता है। जलप्रपात हमेशा जब नदियों का जल ऊंचाई से एक खड़े ढाल से अत्यधिक वेग के साथ में नीचे गिरेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जलप्रपात की धारा हमेशा क्या होती है, बहुत ही पतली होती है, ठीक है, स्पीड से और बहुत ही पतली धारा के रूप में आपका क्या होता है, इस जल का बहाव होता है, वो भी डाउन, नीचे की ओर। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व के प्रमुख जलप्रपातों में आपको ध्यान रखना है कि एंजल ये संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इनफैक्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एमपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिरकार इसकी ऊंचाई कुल कितने मीटर है। 979 मीटर इसकी क्या है, कुल ऊंचाई होती है। और ये किस नदी पर बना है दोस्तों, ये बना है आपका क्या, ये आपका बना है
कैरोनी नदी पर। और ये नदी कहाँ मिलती है? ये आपको मिलती है नदी वेनेजुएला में। नदी कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में, राइट। अगला दोस्तों जो आपका है वर्ल्ड के प्रमुख जलप्रपात के अंदर दोस्तों ये आपका हो जाएगा नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? 51। देखिए लेंथ भी आपको ध्यान रखनी है। ऊंचाई कितनी है? 51। कहाँ पे स्थित है? ये आपका यूएसए में स्थित है। अगला आपका 6 पॉइंट आप करिए हाईलाइट। विक्टोरिया जलप्रपात 108 इसकी हाइट है और ये जाम्बेजी नदी पर क्या है? स्थित है। जोग जलप्रपात, ठीक है। जोग को दोस्तों हम बोलते हैं गरसोपा जलप्रपात। ये भी आप लिखिएगा साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं? गरसोपा जलप्रपात। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। बट दोस्तों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे एनसीईआरटी को तो आपको मिलेगा 260 मीटर, ठीक है। और ये दोस्तों कहाँ पर है? इंडिया में। और ब्रैकेट में आप लिखिए इंडिया में कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। और आखिरकार ये किस नदी पर बना है जोग जलप्रपात? ये भी मोस्ट टाइम पे आप लोगों के लिए, ये बना आपका शरावती नदी पर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। हाईलाइट करते चलिए। अगर बुक नहीं है तो एक काम करिए, वीडियो को क्लोज कर दीजिएगा। जब भी आपके पास में बुक हो, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद या फिर 1 साल बाद, आप आराम से इस वीडियो को बाद में देखिएगा, ठीक है। कोई दोस्तों बाउंडेशन नहीं है। अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक है, आप सीधे वीडियो में से नोट्स बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। और दोस्तों अगला आपका है थ्री सिस्टर ठीक है। थ्री सिस्टर यहाँ पर 914, ये कहाँ पर है? पेरू में स्थित है। अब बात करते हैं जल गतिका क्या होती है। दोस्तों नदी के प्रवाह मार्ग में जल का दाब होता है और घर्षण क्रिया से क्या होता है? गड्ढों का विकास होता है। इसे बोलते हैं जल क्या? गतिका। दोस्तों कभी भी आपने नदियों को, सूखी नदी देखी कभी आपने? पानी बह रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी और जल क्या हो गया? यहाँ पे सारा सूख गया, तो उसमें कुछ छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जल गतिका, जल का गड्ढा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों नदी वेदिका। दोस्तों नदी घाटी के दोनों ओर नवोन्मेष के कारण विकसित सोपानी संरचना क्या कहलाती है? नदी वेदिका कहलाती है। बस ये आपको ध्यान रखना है हल्का फुल्का, इसको आप चाहे तो हाईलाइट मत करिएगा। अब तटबंध क्या होते हैं? दोस्तों तटबंध होते हैं कि नदी बह रही है यहाँ पर, ठीक है, लगातार नदी आगे की तरफ बह रही है, तो नदी के दोनों किनारों पर मिट्टी के जमाव के द्वारा बने लंबे लंबे बंध जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं। मतलब कि यहाँ पे कहते हैं मिट्टी इकट्ठी हो गई, इसी को हम बोलेंगे क्या? इसका तटबंध है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों डेल्टा। डेल्टा के बारे में आपको पता ही होगा दोस्तों, नदियों के द्वारा मुहाने के पास लाए गए अवसादों के जमा किए जाने से, ठीक है, ग्रीक अक्षर इस प्रकार का क्या होता है? एक सिंबल सा बन जाता है। इस प्रकार की एक आकृति विकसित हो जाती है, इसे हम बोलते हैं क्या? डेल्टा। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। ध्यान रखिएगा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों एक क्वेश्चन सर, कि आखिरकार आप मुझे सेंड करिए गंगा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर होती है और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कुल कितने किलोमीटर होती है? पॉज करिए वीडियो को, मंथन करिए और रिवीजन करिए। रिवीजन है तो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम में जाओगे तो ही तो एग्जाम क्रैक है, वरना क्या होगा? क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे? बेटा ये संसार के लिए अप्लाई होता है, एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं होता कि एग्जाम में बस क्या लेके गए क्या लेके आओगे। बेटा ज्ञान लेके जाओगे अपने एग्जाम में और कट ऑफ अच्छे अच्छे नंबर वापस लेके आओगे, ठीक है ना। जाना है ज्ञान के द्वारा, आना है अच्छे अच्छे कट ऑफ को लेके वापस। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं फिलहाल मुद्दे की। गंगा की दोस्तों लंबाई होती है 2525 किलोमीटर और जो ब्रह्मपुत्र है दोस्तों इसकी लंबाई आपकी होती है 2900 किलोमीटर। दोस्तों मैं डाटा आपको शेयर कर रहा हूँ एनसीईआरटी बुक के आधार पर। आपने कौन सा पब्लिकेशंस पढ़ा है, जेठालाल चंपकलाल, कुछ भी आपने पढ़ा हो मुझे नहीं पता, बट मैं जो डाटा शेयर कर रहा हूँ, नहीं सर हमने तो कभी 2800 पढ़ा था, कई बच्चे ऐसे ही बोलेंगे कमेंट में, वो आपका विचार है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है और मानसरोवर झील जो तिब्बत के पास में जो एक हिमानी है उसको बोलते हैं क्या? चिमांग युंगदुंग, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। तिब्बत में इसको बोलते हैं क्या? तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो, आपको याद होगा इसका नाम। तिब्बत में इसका नाम क्या है ब्रह्मपुत्र का? इसे हम बोलते हैं सांगपो। और जैसे ये इंडिया में प्रवेश करती है एपी के अंदर, एपी बोलते बच्चे अरुणाचल प्रदेश में, इसको बोलते हैं दिहांग। और जैसे ये असम में पहुंचती है इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में इसको कहा जाता है क्या? यमुना। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा फटाफट से कि मैंने क्या बोला अभी। कुछ तो मैंने बोला आपको। इसके जितने भी नाम हैं
किस देश में किस नाम से या फिर किस राज्य में इसको किस नाम से जाना जाता है? पॉज करके अभी तुरंत कमेंट करिए, अभी का अभी करिए रिवीजन, कोई काम कल पे मत छोड़िए। राइट, चलिए अगर हम बात करेंगे कि हिम नदियाँ स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा कि यू आकार की घाटी। हिम नदी अपने प्रवाह मार्ग में किसी नदी निर्मित घाटी में अपघर्षण द्वारा उसे यू आकार की घाटी में परिवर्तित कर देती है। ध्यान रखिएगा कि यू आकार की घाटी क्या है, लटकती घाटी क्या होती है। घाटियों की इमेज आप ध्यान से देखिए, एक बार याद करिए कैसी होती हैं घाटियाँ। दोस्तों वैसे आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक काफ़ी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, ये टॉपिक वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा जो बच्चे यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग से एक डेडिकेटेड क्लासेस वगैरह होती है हिमनद के नाम से। ठीक है, आपने पढ़ा होगा भूगोल के अंदर, और भूगोल में आप पढ़ते हो भौगोलिक विशेषताएं और उनकी स्थिति। जो यूपीएससी बेस जीएस पेपर 1 में आप लोग टॉपिक पढ़ते हो ना, इसका आप लोग डिटेल में अलग से पढ़िएगा। ये वीडियो डेडिकेटेड बनाया जा रहा है केवल वनडे एग्जाम वालों के लिए, स्टेट पीसीएस वालों के लिए, जिससे कि उनकी एक नींव मजबूत हो सके। ठीक है, एक समझ विकसित हो सके। तो इस टॉपिक को हम चाहें तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉल के बारे में। बस केवल आपको ध्यान रखिए, एक पर्वतीय दर्रा जो एक घाटी को दूसरे से मिलाता है। सीधे एग्जाम में एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पर्वतीय दर्रा जो एक घाटी को दूसरी घाटी के साथ में जोड़ता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोल। और ऑप्शंस में आपको दिया गया था एग्जाम में, ऑप्शन ए था आपका कॉल, ऑप्शन बी था आपका नूनाटक, ऑप्शन सी था आपका लटकती घाटी, और ऑप्शन डी था आपका क्या, एरिट। ये आपको ऑप्शंस एग्जाम में दिए गए थे। दोस्तों अब बात करते हैं कि वायुव्य स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं। दोस्तों वायुव्य स्थलाकृतियों में आपको केवल ध्यान रखना है कि लॉयस क्या है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाए या फिर उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉयस। मरुस्थलीय क्षेत्र जितने भी होते हैं, बाहर से यहाँ पर पवन आई, ठीक है, छोटे छोटे कण यहाँ पे लेके आई और वहाँ पर एक आडंबर बना दिया। ठीक है, एक प्रॉपर एक हल्का सा क्या करा उसने, एक उभार बना दिया, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लॉयस। क्या कहते हैं इसको? लॉयस। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भौमजल स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं। दोस्तों पहली आकृति होती है इसके अंतर्गत आपकी कार्स्ट गुफा। चूना पत्थर चट्टानी क्षेत्र में चूना के विलयन क्रिया द्वारा विकसित गुफा को हम क्या बोलते हैं? कार्स्ट गुफा कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर केवल ये कि घोल रुद्र क्या होता है। चूना प्रस्ततर में एक बेलनाकार क्या होता है? एक छिद्र होता है। ठीक है, क्या होता है? एक छिद्र होता है। एक धसाव या गर्त क्या कहलाता है? इसे हम बोलते हैं धूल रुद्र। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आप आएंगे यहाँ पे तटीय स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं। वैसे दोस्तों वास्तव में आपको मजा आएगा इस चैप्टर में, जलमंडल में। प्रॉपर मैं लगातार बैक टू बैक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी, लगातार आपको पर डे का एक वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। शेड्यूल हम लगा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बुक्स आपकी ये पूरी कवर हो जाएगी बहुत जल्द। दोस्तों तटीय स्थलाकृतियों में क्या होती है? तटीय एक क्लिफ होती है स्थलाकृति, एक इसकी वैरायटी है तटीय कंदरा, एक होती है स्टैक, एक होती है पुलिन, और एक होती है क्या आपकी टोम्बोलो। ध्यान रखिएगा कि तटीय स्थलाकृतियों के कुल कितने रूप पाए जाते हैं? तो राइट आंसर करेगा 5 प्रकार के। और ये रूप आपको ये भी ध्यान रखना है कि आखिरकार भौमजल स्थलाकृतियाँ कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। ठीक है, इसके साथ में आपको वायुव्य स्थलाकृतियाँ कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती हैं। राइट, और दोस्तों इसके अलावा जो आपकी हिम नदियाँ स्थलाकृतियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? वो आपकी होती हैं 11 प्रकार की। बस ये प्रकार आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर क्या हम लोग तटीय स्थलाकृतियों को। दोस्तों पहली आपकी है तटीय क्लिफ। सागरीय तरंगों द्वारा उत्पन्न या फिर सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन से जब कोई सागर तट एकदम सीधा खड़ा हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या? तटीय क्लिफ। एक होती है तटीय कंदरा। सागरीय तरंगों के अपरदन क्रिया से विकसित चट्टानी खो को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंदरा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही छोटा बना है, वैसे ज़्यादा लंबा वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं करा है। ठीक है, ट्राई करूँगा कि अगला वीडियो थोड़ा लेंथी बने और इसमें हम मैक्सिमम टॉपिक कवर कर सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक मार सकते हैं। और बस अगली रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि बुक्स को पढ़िए तो तरीके से पढ़िएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने अब तक आपके इस बुक के 148 पेजेस कवर करवा दिए हैं, हाईलाइट करवा दिए हैं। पेज नंबर 1 से लेकर के 148 तक अच्छे से आप करिए हाईलाइट। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।